हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेम कुमार और आपका ज्ञानधारा एकेडमी में स्वागत है। अगर आप माइनिंग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या माइनिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। खास करके वे सभी कैंडिडेट जो अभी MCL, WCL, NCL के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाने वाले माइनिंग सरदार, ओवरमैन के भर्ती एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और 25 इम्पोर्टेंट MCQ को डिस्कस करूंगा। हो सकता है इस डिस्कशन से आपको आने वाले एग्जामिनेशन में 2 से 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिले। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक, पहला टॉपिक जो है जिसका आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सॉलिड ब्लास्टिंग। टॉपिक का नाम क्या है? सॉलिड ब्लास्टिंग। सॉलिड ब्लास्टिंग क्या होता है कि अगर कोई भी फेस होता है, होल फेस जहाँ पे हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं, उसमें कोई अगर हम लोग इनिशियल कट नहीं देते हैं जि- और डायरेक्ट अगर डिले डेटोनेटर का यूज करके अगर हम लोग ब्लास्ट कर देते हैं तो उसको हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग बोलते हैं। कट ब्लास्टिंग में क्या है, सपोज ये कोल फेस है तो इसमें सबसे पहले हम लोग को मशीन से इनिशियल कट देना होगा, तब इधर होल करके हम लोग इसमें ब्लास्टिंग करेंगे ताकि जब हम लोग ब्लास्ट करें तो ये यहाँ पे फ्री फेस क्रिएट हो सके और ब्लास्टिंग मेरा अच्छे से हो सके। तो सॉलिड ब्लास्टिंग का डेफिनेशन है, सॉलिड ब्लास्टिंग इज अ मेथड ऑफ ब्लास्टिंग इन विच कोल इज ब्लास्टेड विदाउट मेकिंग अ कट इन द सॉलिड फेस बाय यूजिंग अप्रूव्ड एक्सप्लोसिव एंड डिले डेटोनेटर। तो सॉलिड ब्लास्टिंग क्या है? एक ब्लास्टिंग का एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग कोल फेस में कोई इनिशियल कट नहीं देते, हम लोग अप्रूव एक्सप्लोसिव और डिले डेटोनेटर के यूज करके अगर उस पोल फेस को ब्लास्ट कर देते हैं बिना कट दिए तो उसको हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग कहते हैं। और अब आगे का है, इसमें लिखा हुआ है जैसे कंडीशन ऑफ सॉलिड ब्लास्टिंग। तो सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए वो हम लोग पढ़ेंगे। इसमें दिया गया है, दिस कंडीशन आर एप्लीकेबल ओनली टू डिग्री 1 एंड डिग्री 2 गैसी माइंस। ये जो जितने भी कंडीशन है वो सिर्फ डिग्री 1 और डिग्री 2 गैसी माइंस के लिए ही एप्लीकेबल है। डिग्री 3 के लिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा सारा कंडीशन। इसमें पहला कंडीशन क्या दिया गया है? इसमें पहला कंडीशन है कि DGMS परमिशन शैल बी ऑब्टेन फॉर कैरिंग आउट सॉलिड ब्लास्टिंग। सॉलिड ब्लास्टिंग करने से पहले हम लोगों को DGMS से परमिशन लेना होगा, यानी CIF से परमिशन लेना होगा, चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर से। जब परमिशन मिलेगा तभी हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन में बताया गया है, द ओवरमैन और माइनिंग सरदार shall have given practical training by an officer of the explosive manufacturing company regarding the correct method of blasting with explosive and delay detonator। जो भी ओवरमैन और माइनिंग सरदार है, ओवरमैन और माइनिंग सरदार को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाएगा, और ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कौन देगा? तो एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कोई ऑफिसर देगा, जो बताएगा कि डेटोनेटर और एक्सप्लोसिव को प्रॉपरली कैसे यूज किया जाएगा। इसके बाद तीसरा कंडीशन में बताया गया है, ओनली अप्रूव्ड एक्सप्लोसिव शैल बी यूज्ड फॉर सॉलिड ब्लास्टिंग। तो सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए सिर्फ अप्रूव्ड एक्सप्लोसिव का यूज करते हैं। कौन सा एक्सप्लोसिव यूज करते हैं? P5 परमिटेड एक्सप्लोसिव का यूज करते हैं, P5 के यूज करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉलिड ब्लास्टिंग में किस एक्सप्लोसिव का यूज किया जाता है, तो P5। द चौथा नंबर का कंडीशन, अगला कंडीशन है, द मैनेजर इन कंसल्टेशन विद द ऑफिसर ऑफ द एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द सेल प्रिपेयर द ब्लास्टिंग पैटर्न शोइंग द क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव एंड टाइप ऑफ डिले डेटोनेटर टू बी यूज्ड इन ईच होल। जो माइंस का जो मैनेजर होता है वो एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो ऑफिसर है उससे सलाह मशवरा करके ब्लास्टिंग का पैटर्न बनाएगा। एक ब्लास्ट होल में कितना एक्सप्लोसिव चार्ज करना है उसका अमाउंट तय करेगा, और किस टाइप का डेटोनेटर हम लोग को प्रत्येक होल में यूज करना है वो भी मैनेजर तय करेगा। किससे? ऑफिसर से, जो एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो ऑफिसर होता है उससे सलाह लेकर। अगला कंडीशन दिया गया, ओनली वेज कट और फेन कट पैटर्न शैल बी यूज्ड फॉर सॉलिड ब्लास्टिंग। सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए सिर्फ वेज कट और फैन कट पैटर्न का ही यूज किया जाएगा, ड्रिलिंग पैटर्न का ही यूज किया जाएगा। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे का कंडीशन दिया गया है, ओनली मिली सेकेंड डिले डेटोनेटर शैल बी यूज।
सिर्फ मिली सेकेंड डिले डेटोनेटर का ही यूज किया जाता है। डिले डेटोनेटर ऐसे दो टाइप का होता है, एक हाफ सेकेंड और दूसरा होता है मिली सेकेंड। तो मिली सेकेंड डिले डेटोनेटर का यूज सॉलिड ब्लास्टिंग में किया जाता है। उसके बाद दिया गया है द टाइम इंटरवल बिटवीन द फायरिंग ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डेटोनेटर शैल नॉट एक्सीड 150 मिली सेकेंड। पहला और पहला लाइन और लास्ट लाइन में जो डेटोनेटर लगा हुआ रहेगा उसमें टाइम इंटरवल मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 150 मिली सेकेंड का। जैसे मान लेते हैं ये पहला रो का हो गया, पहला रो में एक नंबर का डेटोनेटर लगा हुआ है, एक ही नंबर का। फिर ये दूसरा रो का हो गया, दूसरा रो का हो गया, इसमें लगा हुआ है। इसी तरह से तीसरा रो का हो गया। तो फर्स्ट और लास्ट रो के बीच में जो मैक्सिमम डिले इंटरवल का टाइम होगा वो 150 मिली सेकेंड से ज्यादा नहीं होगा। अगला कंडीशन दिया है, इसमें पूछता है कि सॉलिड ब्लास्टिंग में डिग्री 1 और 2 के लिए रो ब्ला, पहला रो और लास्ट रो के बीच में डिले इंटरवल कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 150 मिली सेकेंड। अगला कंडीशन दिया था टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव डेटोनेटर शैल नॉट एक्सीड 60 मिली सेकेंड। जो लगातार अगर रो है, लाइन है, तो उनमें जो डेटोनेटर यूज किया जाएगा उसके बीच 60 मिली सेकेंड से ज्यादा टाइम इंटरवल नहीं होगा दो सक्सेसिव डेटोनेटर के बीच में। The distance between two holes in which successive number of detonators are used shall not be less than 60 सेंटीमीटर। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 1 नंबर डेटोनेटर का यूज किया गया है, यहाँ पे 2 नंबर, तो सक्सेसिव नंबर हो गया। तो दोनों होल के बीच का जो डिस्टेंस होगा, तो रो के बीच का डिस्टेंस वो 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा, 60 सेंटीमीटर से कभी भी कम नहीं होगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर से हम लोग को ज्यादा रखना है। उसके बाद अगला कंडीशन में दिया गया है, ये 60 सेंटीमीटर याद रखिएगा। अगर सेम नंबर, उसमें और कंडीशन दिया, इफ द सेम नंबर ऑफ डेटोनेटर इज यूज्ड इन टू होल्स, दो होल्स में अगर सेम ही नंबर का डेटोनेटर यूज होता है तो ये डिस्टेंस 60 मिली सेकेंड से, सॉरी 60 सेंटीमीटर से ये डिस्टेंस कम हो सकता है। लेकिन अगर अलग अलग डेटोनेटर का यूज होता है, डिले डेटोनेटर का, तो ये डिस्टेंस भी 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। अगला कंडीशन में है कि the phase where solid blasting is carried out shall receive not less than 284 मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ एयर विद इन 4.5 मीटर ऑफ द फेस। जहाँ पे सॉलिड ब्लास्टिंग होगा जिस फेस में, उससे 4.5 मीटर पीछे तक एयर का क्वांटिटी कितना होना चाहिए, तो मिनिमम 284 मीटर क्यूब पर मिनट होना चाहिए एयर का क्वांटिटी डिग्री 1 और 2 के लिए। उसके बाद बताया गया है कि इनफ्लेमेबल गैस शैल बी टेस्टेड विद इन अ रेडियस ऑफ 20 मीटर। फेस से 20 मीटर के रेडियस में हम लोग इन्फ्लेमेबल गैस को टेस्ट करेंगे। इफ द इन्फ्लेमेबल 20 मीटर के रेडियस में किया जाता है, इफ इन्फ्लेमेबल गैस इज 0.1% और मोर, 0.5% और मोर। अगर इन्फ्लेमेबल गैस जो हम लोग को मिलेगा 0.5% या उससे ज्यादा मिलेगा, तब हम लोग ब्लास्टिंग नहीं करेंगे। तब हम लोग ब्लास्टिंग को रोक देंगे और उस गैस को हटाने के उपाय करेंगे, यानी वेंटिलेशन को इम्प्रूव करेंगे। इसमें और कंडीशन दिया गया है, वाटर शैल बी स्प्रेड ऑन द साइड रूफ एंड फ्लोर अप टू 90 मीटर फ्रॉम द सॉलिड ब्लास्टिंग फेज। जिस फेज में सॉलिड ब्लास्टिंग किया जाना है उस फेज से 90 मीटर पीछे तक एकदम रूफ, फ्लोर और साइड में वाटर स्प्रेइंग करेंगे ताकि कोल्ड डस्ट कुमुलेट ना हो। द स्प्रेइंग शैल बी सफिशिएंट टू मेक द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द कोल्ड डस्ट एटलीस्ट 30% बाय वेट। और स्प्रेइंग इस टाइप से करेंगे कि उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होगा कोल्ड डस्ट में, कम से कम कोल्ड डस्ट के वेट का 30% होना चाहिए। अगर 100 ग्राम कोल्ड डस्ट है, 100 ग्राम कोल्ड डस्ट है, तो पानी का स्प्रे इस तरह करना चाहिए कि 30 ग्राम उसमें कम से कम पानी होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। ठीक, 100 ग्राम में 30 ग्राम। नॉट नॉट मोर देन 25 होल सेल बी फायर एट वन टाइम इन अ फेस। एक समय में फेस में 25 से ज्यादा होल फायर नहीं किया जाएगा। अगला कंडीशन बताया है, ओनली एन अप्रूव्ड एक्सप्लोडर सेल बी यूज्ड फॉर फायरिंग। अप्रूव्ड एक्सप्लोडर का ही फायरिंग के लिए यूज किया जाएगा। उसका नेक्स्ट कंडीशन है, ओनली अप्रूव्ड केबल शैल बी यूज्ड फॉर ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग के लिए अप्रूव्ड केबल का यूज किया जाएगा। और लास्ट में है, सॉलिड ब्लास्टिंग शैल बी कैरिड आउट ओनली बाय ए पर्सन हैविंग माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट एंड हैविंग पास द रिक्वायरमेंट गेस्ट टेस्टिंग एग्जामिनेशन। यानी डिग्री 1 और 2 में सॉलिड ब्लास्टिंग करने के लिए जो शॉर्ट फायरर काम करेगा उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो माइनिंग सरदार प्लस जीटी होल्डर, जीटी सर्टिफिकेट यानी गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन। आगे जितना हम पॉइंट बताएं उसका समराइज वे में लिखा हुआ है, शॉर्ट नोट्स पॉइंट में लिखा हुआ है इजिली याद रखने के लिए।
तो क्या होना चाहिए, फेस से 4.5 मीटर दूर पीछे तक एयर का क्वांटिटी 284 मीटर क्यूब पर मिनट होना चाहिए। गैस टेस्टिंग जो है, गैस गैस का जो टेस्ट करना है वो फेस से 20 मीटर पीछे तक करना है। अगर 0.5% या उससे अधिक गैस मिलेगा तो ब्लास्टिंग को रोक देना है। वाटर स्प्रेइंग सॉलिड ब्लास्टिंग फेस से 90 मीटर पीछे तक करना है। और वाटर स्प्रेइंग इस हिसाब से करना है कि कोल्ड डस्ट में उसका वेट का कम से कम 30% वाटर आ जाए, यानी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले वो। उसके बाद मैक्सिमम एक फेस में हम लोग 25 ही शॉट होल को ब्लास्ट कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट और लास्ट डिले डेटोनेटर जो होता है लगा हुआ फर्स्ट रॉ और लास्ट रॉ के बीच में मैक्सिमम 150 मिली सेकंड से ज्यादा का इंटरवल नहीं होना चाहिए, टाइम इंटरवल। दो लगातार रॉ के बीच में डिले इंटरवल 60 मिली सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दो लगातार जो रॉ है उसके बीच का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, अगर अलग अलग डिले डेटोनेटर यूज हो रहा है। अगर सेम डिले डेटोनेटर यूज हो रहा है तो वो 60 सेंटीमीटर से कम दो रॉ के बीच का डिस्टेंस हो सकता है। अब हमारा एमसीक्यू स्टार्ट हो रहा है। पहला एमसीक्यू है, विच स्टेटमेंट अबाउट अ सम इन माइंस इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ना वो सम के बारे में इनकरेक्ट है। तो पहला ऑप्शन दिया है, एक्स्ट्रा एक्सकेवेशन डन अहेड ऑफ नॉर्मल वर्क वाइल टनलिंग और साफ्ट सिंकिंग। जब साफ्ट सिंकिंग और टनलिंग यानी सुरंग बनाते हैं उस समय जो एक्स्ट्रा हम लोग एक्सकेवेशन कर देते हैं वो साफ्ट नहीं, वो सम थे, वो सम से रिलेटेड है। पहला ऑप्शन में ये बताया गया था। ऑप्शन बी में बताया जा रहा है कि एन अंडरग्राउंड पीट वेयर वाटर इज कलेक्टेड। यह एक अंडरग्राउंड गड्ढा होता है जहाँ पानी जमा किया जाता है। ऑप्शन सी में बताया, ए स्पेस मेड एट द बॉटम ऑफ द शाफ्ट टू कलेक्ट वाटर। शाफ्ट के बॉटम में जो पानी को जमा करने के लिए जो स्पेस बनाया जाता है उस वो सम्प है। और ऑप्शन डी, यूजुअली मेड नियर पीट बॉटम और लोअर एरिया ऑफ द माइंस। तो इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो सम से रिलेटेड, सम्प क्या होता है? सम्प एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे हम लोग सीपेज वाटर, अंडरग्राउंड का सीपेज वाटर जमा होता है और वहां से हम लोग पंपिंग करके उसको सरफेस भेज देते हैं। तो वाटर कलेक्टेड, ये ऑप्शन बिल्कुल सम से के रिगार्डिंग सही है। सम्प जो होता है वो सांप के बॉटम पे भी बनाया जाता है वाटर को कलेक्ट करने के लिए, और लोअर एरियाज में बनाया जाता है ताकि पानी इजिली कलेक्ट रहे। तो ये तीनों ऑप्शन सम के रिगार्डिंग करेक्ट है। पूछा गया है इनकरेक्ट कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, यही सम के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑनर एजेंट मैनेजर सेल प्रोवाइड प्रोटेक्टिव फुटवेयर टू वर्कर एट इंटरवल नॉट एक्सीडिंग। जो ऑनर एजेंट मैनेजर होता है वो कर्मचारियों को प्रोटेक्टिव फुटवेयर कितने टाइम इंटरवल पे प्रोवाइड करेगा, यानी जूता कब प्रोवाइड किया जाएगा, सेफ्टी शूज। तो ऑप्शन है विद इन 3 मंथ, ऑप्शन बी में है 6 मंथ, ऑप्शन सी है 1 ईयर और ऑप्शन डी है 3 ईयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 मंथ। मैक्सिमम 6 मंथ के इंटरवल पर प्रोटेक्टिव फुटवेयर जो है ऑनर एजेंट मैनेजर एम्प्लॉयर जो भी एम्प्लॉय है या वर्कर है उसको प्रोवाइड करेगा। और ये जो क्वेश्चन है वो रेगुलेशन नंबर 240 से रिलेटेड है, जिसमें दिया गया है, यूजेज सप्लाई एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोटेक्टिव फुटवेयर। हेलमेट का सप्लाई कब किया जाएगा अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट में, तो वो हर 3 साल में एक बार दिया जाता है। तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, इस पॉइंट को भी। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू सेफ्टी रूल्स व्हाट शुड बी द मिनिमम विड्थ ऑफ ए वॉकवे वेयर देयर इज अ रिस्क ऑफ फॉलिंग डाउन। जहां से गिरने का डर होता है, वॉकवे, जिस रास्ते से गिरने का डर डर होता है उस रास्ते का चौड़ाई कितना होना चाहिए, जहां से ऊंचाई से गिरने का डर होता है। तो पहला ऑप्शन है 1.8 मीटर, ऑप्शन बी है 1.2 मीटर, ऑप्शन सी है 1.5 मीटर, ऑप्शन डी है 2.1 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1.5 मीटर। और ये रेगुलेशन नंबर 121 से रिलेटेड है, 131 से, जिसमें दिया गया वर्किंग हाइट। इसमें एक चीज दिया गया है कि कोई भी जो वॉकवे है उसका मिनिमम विड्थ कितना होना चाहिए। अगर 1.8 मीटर के हाइट से गिरने का चांस होता है और अगर वहां पे कोई हैंड रेल वगैरह प्रोवाइड नहीं किया गया, सेफ्टी बेल्ट प्रोवाइड नहीं किया गया, उस कंडीशन में उस वॉकवे का जो चौड़ाई होता है वो 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अदर कंडीशन में अगर हाइट 1.8 मीटर से कम है
तो हो सकता है वहां पे उस वॉकवे का चौड़ाई 1.5 मीटर से कम हो सकता है। अगर उसको सेफ्टी बेल्ट प्रोवाइड किया गया है उस कंडीशन में भी हो सकता है। तो ये सारे चीजें भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, बिसाइड द सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान व्हाट एल्स इज एसेंशियल इन ए माइंस। माइंस में सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के अलावा सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तो रिक्लेमनेशन प्लान। रिक्लेमनेशन प्लान में क्या होता है कि जब माइनिंग मेरा खत्म हो जाता है, जब सारा कोयला हम लोग निकाल रहे थे, तो उसके बाद जो जितना भी क्वेरी होता है उसको वापस से फिल किया जाता है, ओवरबर्डन से उसको फिल किया जाता है और ऊपर में टॉप सोइल जाया जाता है। तो उसको हम लोग रिक्लेमनेशन कहते हैं। मतलब जैसा जमीन हम लोग लिए थे उसी को लास्ट में वैसा करके ही लौटाना पड़ता है। दूसरा है ऑप्शन बी है सेफ्टी मैनुअल। तीसरा है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर किसी मशीन के रिगार्डिंग बनाया जाता है कि उसको कैसे ऑपरेट किया जाए। और ऑप्शन डी है स्पेशल ऑपरेटिंग रूल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेफ्टी मैनुअल्स। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के अलावा बेहद जरूरी चीज क्या है? सेफ्टी मैनुअल्स, जिसमें सारा चीज लिखा जाता है, सेफ्टी के बारे में दिया जाता है कि माइंस में क्या क्या सेफ्टी से रिलेटेड काम करना है क्या नहीं। ये जो क्वेश्चन है वो रेगुलेशन नंबर 104 से रिलेटेड है। ठीक, एसएमपी एसएमपी क्वेश्चन जो है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान रेगुलेशन नंबर 104 से रिलेटेड है। और हम लोग को ये बात भी याद रखना है कि एसएमपी जो है ना एक ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट है जो ऑनर एजेंट मैनेजर द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट साउंड लेवल एट द पॉइंट टू नॉइज सोर्सेस ऑफ 60 डीबीए ईच। बोल रहा है कि अगर दो नॉइज सोर्स है, मान लेते सोर्स ए है और सोर्स बी है, और दोनों 60 डीबीए का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, 60 डीबीए का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो होगा साउंड, उसका क्या होगा इंटेंसिटी, उसका बताना है, नॉइज का लेवल। तो इसका पहला ऑप्शन है 120 डीबीए, ऑप्शन बी है 60 डीबीए, ऑप्शन सी है 63 डीबीए और ऑप्शन डी है 90 डीबीए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 63 डीबीए। और ये रेगुलेशन नंबर 239 से रिलेटेड है, जिसमें दिया गया है जनरल सेफ्टी। अब इसका देखिए 60 डीबीए कैसे होता है, इसके लिए एक रूल है। ये रूल देख लीजिए कैसे अगर इक्विवेलेंट हम लोग नॉइज निकालेंगे। दो सोर्सेस अगर दिया हुआ है, दो सोर्सेस दिया है, कुछ भी साउंड जनरेट कर रहा है, कुछ भी डीबीए का साउंड जनरेट कर रहा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। अगर डिफरेंस 0 और 1 आ रहा है, तो जो बड़ा वैल्यू दिया गया है, जैसे दोनों में उसमें 60 दिया था तो बड़ा कोई भी नहीं था, तो 60 को ले लेंगे, तो उसमें 3 डीबीए ऐड कर देना है। अगर डिफरेंस 2 और 3 आ रहा है, तो जो बड़ा वैल्यू है उसमें 2 ऐड कर देना है। अगर डिफरेंस 4 से 9 के बीच में आ रहा है, 4 भी इंक्लूड है, 9 भी, 4 5 6 7 8 9 डीबीए का डिफरेंस आ रहा है दोनों सोर्स के बीच में साउंड इंटेंसिटी का, तो उसमें जो ज्यादा वैल्यू दिया गया है उसमें 1 ऐड कर देना है। और अगर डीबीए का डिफरेंस, दोनों सोर्स के बीच का डीबीए 10 या 10 से ज्यादा आ रहा है, तो जो बड़ा सोर्स होगा उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, वही इक्विवेलेंट साउंड के बराबर हो जाएगा। सपोज अगर मान लेते एक सोर्स है ए, ये 65 डीबीए का साउंड जनरेट कर रहा है, और एक सोर्स है बी, ये मान लेते हैं 76 डीबीए का साउंड जनरेट कर रहा है। तो इसका इक्विवेलेंट साउंड का वैल्यू क्या होगा? तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? दोनों का डिफरेंस हो गया 11 डीबीए का। तो 11 मतलब ये फोर्थ वाला कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 11 यानी 10 से ज्यादा है, तो क्या जोड़ना है? जीरो, कुछ नहीं। तो बिगर वैल्यू जो है, बड़ा वैल्यू है, उसमें जीरो ऐड कर देंगे तो 76। ओवरऑल इसका साउंड का जो इंटेंसिटी हो जाएगा वो 76 डीबीए का हो जाएगा। और एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये कोई ए सोर्स है, ये कोई बी सोर्स है, ये मान लेते हैं 75 डीबीए का साउंड जनरेट कर रहा है, और ये 78 डीबीए का साउंड जनरेट कर रहा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 3 डीबीए। तो 3 डीबीए किस में आ रहा है? सेकंड वाला, तो क्या ऐड करना है? 2 ऐड करना है, किसमें? तो बड़ा वैल्यू जो दिया है, तो 78 और 2 ऐड करेंगे तो 80। तो उसका इक्विवेलेंट साउंड का इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? 80 डीबीए। इसके साथ साथ आप लोग को ये चीज भी याद रखना है कि साउंड का जो वार्निंग लिमिट होता है वो 85 डीबीए का होता है। डेंजर लेवल जो होता है वो 90 डीबीए होता है। और ईयर प्रोटेक्शन हमको लगाना है, कितना डीबीएम हो जाएगा? जब 115 डीबीए होगा, तो अगर 8 घंटा के लिए हम लोग 115 डीबीए पे काम कर रहे हैं तो ईयर प्रोटेक्शन यूज करना है। और अगर शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए
अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो वहां पे 130 dBA हो जाएगा, तो हम लोग को ईयर प्रोटेक्शन लगाना है। और कोई भी काम नहीं करना है जब 140 dBA या उससे ज्यादा हो जाता है, तो साउंड का इंटेंसिटी, तब हम लोग को वहां पे काम नहीं करना है। साथ इसके साथ ही आप ये भी चीज याद रखें कि ह्यूमन हियरिंग रेंज जो होता है, मनुष्य के सुनने सुनने का जो क्षमता होता है, रेंज होता है, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी के साउंड को ही ह्यूमन का ईयर सुन पाता है। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑडिएबल रेंज। ऑडिएबल रेंज बोलते हैं, इसी को हम लोग ऑडिएबल रेंज बोलते हैं। अगर 20 हर्ट्ज से कम है, जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, वैसे साउंड को हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं। और जिस साउंड का इंटेंसिटी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, वैसे साउंड को हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। तो ये सारे चीज भी आप लोग याद रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें पूछा गया है, मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान कंटेन नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन। मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान में जो नंबर ऑफ पर्सन लिखा जाता है, तो किन व्यक्तियों का कैलकुलेट करके लिखा जाता है, वो कहाँ काम करते हैं? सरफेस माइन में, सतही खदान में, या बिलो ग्राउंड माइन में? ऑप्शन सी बोथ द एबव, दोनों माइंस में कहीं भी काम करे उसका नंबर लिखना है। या ऑप्शन डी टोटल मैन पावर इन द प्रोजेक्ट, ये परियोजना में कुल जितना भी मैन पावर है सबका कैलकुलेट करके रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिलो ग्राउंड माइंस। बिलो ग्राउंड माइंस के लिए ही, जो बिलो ग्राउंड माइंस में जो काम करता है, तो उसी वर्कर का मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बनता है। ये जो है रेगुलेशन नंबर 246 से रिलेटेड है, मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। इसमें याद रखना है कि ये प्रत्येक मंथ का जो फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक में इसको प्रिपेयर किया जाता है, मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। और इसका एक कॉपी अटेंडेंस क्लर्क के पास भी रहता है। अटेंडेंस क्लर्क के पास भी रहता है इसका एक कॉपी। ठीक, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा प्लान है जिसका एक कॉपी अटेंडेंस क्लर्क के पास भी रहता है, तो मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान कब बनाया जाता है? तो प्रत्येक महीने के पहला वीक में। What is the biggest advantage of using steel support instead of timber at the working phase in an underground coal mines? ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें पूछा है कि अंडरग्राउंड कोल माइंस में वर्किंग फेस पर लकड़ी के बजाय स्टील सपोर्ट लगाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया है, प्रोवाइड इमीडिएट एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द फ्रेश रूफ राइट आफ्टर कोल कटिंग। कोल काटने के बाद फ्रेश रूफ को तुरंत और मजबूत सपोर्ट मिल जाता है। एलिमिनेट द हैसल ऑफ शिफ्टिंग सपोर्ट फ्रीक्वेंटली, सपोर्ट को बार बार शिफ्ट करने की झंझट खत्म हो जाती है इससे। ऑप्शन सी में दिया गया है, कंप्लीटली स्टॉप मशीन मूवमेंट, इससे मशीनों का आना जाना पूरी तरह से रुक जाता है। और ऑप्शन डी है, स्टॉप वर्कर मूवमेंट, इससे वर्करों का आगमन बंद हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोवाइड इमीडिएट एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द फ्रेश रूफ राइट आफ्टर कोल कटिंग। कोल काटने के बाद ये रूफ को तुरंत और मजबूत सपोर्ट प्रदान करता है, स्टील सपोर्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा है, व्हाट डज प्रॉप डेंसिटी मीन इन माइनिंग। माइंस में प्रॉप या माइनिंग में प्रॉप डेंसिटी का मतलब क्या होता है? प्रॉप मतलब होता है खूंटा, और डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। तो इसका करेक्ट इसका ऑप्शन है, प्रॉप्स इंस्टॉल पर क्यूबिक मीटर। एक क्यूबिक मीटर में जितना प्रॉप्स इंस्टॉल किया जाता है उसको प्रॉप डेंसिटी बोलते हैं। ऑप्शन बी में दिया है, टोटल प्रॉप्स इन द इंटायर गैलरी, पूरे गैलरी में जितना प्रॉप्स इंस्टॉल किया गया है वो उसका टोटल नंबर को प्रॉप डेंसिटी बोलते हैं। या ऑप्शन सी में दिया, नंबर ऑफ प्रॉप्स इंस्टॉल पर स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया, एक स्क्वायर मीटर में प्रति वर्ग मीटर एरिया में लगाए गए प्रॉप्स की संख्या। या ऑप्शन डी में बताया, प्रॉप्स बिटवीन टू रो, दो पंक्तियों के बीच लगाए गए प्रॉप्स। तो प्रॉप्स डेंसिटी का मतलब क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, नंबर ऑफ प्रॉप्स इंस्टॉल पर स्क्वायर मीटर ऑफ द एरिया। जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी होता है ना, कि प्रति वर्ग किलोमीटर जगह पर जितने आदमी रहते हैं उसको हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। उसी तरह एक स्क्वायर मीटर का जगह में जितना प्रॉप्स लगा हुआ है उसको प्रॉप्स डेंसिटी हम लोग बोलते हैं। तो प्रॉप डेंसिटी से रिलेटेड एक फैक्ट है, ये रूफ बोल्ट डेंसिटी। रूफ बोल्ट डेंसिटी भी आप लोग से पूछा जा सकता है कि रूफ बोल्ट डेंसिटी क्या है, तो उसी तरह पर स्क्वायर मीटर एरिया पे जितना रूफ बोल्ट लगा होता है उसको हम लोग रूफ बोल्ट डेंसिटी बोलते हैं। और रूफ बोल्ट डेंसिटी पुअर रूफ के लिए कितना होना चाहिए? तो 1.2 से 1.5 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए पुअर रूफ के लिए। फेयर रूफ के लिए कैसा होना चाहिए? तो 1 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। और गुड रूफ के लिए 0.7 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। और एट जंक्शन, जंक्शन पे क्या होना चाहिए? हमेशा 25%
रूप बोल्ट एक्स्ट्रा करना है। अगर गैलरी पर हम लोग 100 रूप बोल्ट कर रहे हैं तो उसी एरिया, उतना ही पर्टिकुलर एरिया के जंक्शन पर हम लोगों को 125 रूप बोल्टिंग करना है। और आरएमआर से रिलेटेड तो आप लोग जानते ही हैं कि पुअर रूप का आरएमआर 20 से 40 के बीच होता है, फेयर का होता है 40 से 60, और गुड का होता है 60 से 80। 80 से 100 हो गया वेरी गुड, और 0 से 20 हो गया वेरी पुअर। रूप बोल्ट का जो लेंथ होता है ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि रूप बोल्ट का लेंथ कितना होना चाहिए। तो गैलरी विड्थ का 1/3 होना चाहिए, गैलरी विड्थ का 1/3 या मिनिमम 1.5 मीटर। इस दोनों में से जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वहां पे रूप बोल्ट का लेंथ उतना ही होगा। और इसका डाया कितना होता है, इसका डाया होता है 20 से 22 mm होता है रूप बोल्ट का। रूप बोल्ट कैसा होता है, तो रिब्ड शेप का होता है। और इसका थ्रेडेड पार्ट का जो लेंथ होता है वो 150 mm होता है। तो ये सारे चीज भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान इज करेक्ट। मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है उसके रिलेशन में। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय ओवरमैन, ये ओवरमैन द्वारा बनाया जाता है। इट कंटेन नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड अदर प्लेसेस बिलो ग्राउंड इन द माइंस। इसमें खदान में भूमिगत प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट और अन्य स्थान पर नियोजित व्यक्तियों की संख्या शामिल होती है। इट इज प्रिपेयर ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ एवरी शिफ्ट, यह प्रत्येक शिफ्ट के प्रारंभ में बनाया जाता है। इट कंटेन्स टोटल नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग इन ए माइन, इसमें खदान में काम करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या शामिल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इट कंटेन्स नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड अदर प्लेस बिलो ग्राउंड इन माइन। इसमें खदान के भूमिगत डिस्ट्रिक्ट यानी अंडरग्राउंड डिस्ट्रिक्ट और अन्य स्थान में नियोजित जितने भी व्यक्ति हैं उनका संख्या शामिल होता है। ये ओवरमैन द्वारा प्रिपेयर नहीं किया जाता है, ये मैनेजर द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। और हर मंथ के पहला वीक में प्रिपेयर किया जाता है, ये हम लोग पहले ही पढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, ए पर्सन शैल नॉट कैरी मोर देन ऑफ एक्सप्लोसिव एट एनी टाइम। एक समय में कोई भी व्यक्ति कितना से ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं ले जाएगा। ये एक्सप्लोसिव कंटेनर का बात हो रहा है। तो ऑप्शन ए है 5 kg, ऑप्शन बी है 10 kg, ऑप्शन सी है 50 kg, ऑप्शन डी है 20 kg। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 5 kg। और ये जो है रेगुलेशन नंबर 186 से रिलेटेड है, जिसमें केस एंड कंटेनर फॉर कैरिंग एक्सप्लोसिव दिया हुआ है। अगर CIM, जिसका नाम अभी बदल के हो गया CIF, चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, अगर चाहे तो 5 kg से ज्यादा अमाउंट का एक्सप्लोसिव भी एक कंटेनर में ले जाया जा सकता है एक एक्सप्लोसिव कैरियर के द्वारा। तो ये सारी चीजें भी, ये बातें भी आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा है, व्हेन इज द टर्म सुपर एलिवेशन यूज्ड इन माइंस डिजाइन। माइन डिजाइन में सुपर एलिवेशन टर्म का यूज कब किया जाता है। वाइल मेकिंग ओबीडम्स, जब हम लोग ओबीडम बनाते हैं। ऑप्शन बी में दिया है एट कर्व्स बैंड ऑफ हॉल रोड के मोड़ों पर जहाँ पे बैंड करता है। ऑन ओपन कास्ट बेंचेस, ओपन कास्ट बेंचों पर, या वाइल मेकिंग रेस्ट शेल्टर बनाते समय। तो सुपर एलिवेशन जो है ना वो हॉल रोड से रिलेटेड है। तो हॉल रोड का कर्व जहाँ पे हॉल रोड बेंड करता है उसमें उसको क्या करता है कि हॉल रोड को एक साइड से थोड़ा सा उठाया जाता है। ठीक। तो इसी टर्म को हम लोग सुपर एलिवेशन बोलते हैं। हॉल रोड जो है, हॉल रोड इसमें देखिए क्या क्या याद रखना है। हॉल रोड जो है वो रेगुलेशन 101 से रिलेटेड है। इस रेगुलेशन में दिया है रोड्स फॉर ट्रक एंड डंपर, CMR 2017 का रेगुलेशन नंबर 101 से ये रिलेटेड है। इसमें और क्या क्या चीजें हम लोग को हॉल रोड के रिगार्डिंग याद रखनी है। तो हॉल रोड का विड्थ, विड्थ ऑफ हॉल रोड, विड्थ ऑफ हॉल रोड। तो विड्थ ऑफ हॉल रोड कितना होता है, तो ये डिपेंड करता है कि हॉल रोड किस टाइप का है, वन वे ट्रैफिक टाइप का है या टू वे ट्रैफिक टाइप का है। देखिए वन वे ट्रैफिक का मतलब क्या होता है, जैसे ये रोड है, इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आदमी जाएगा एक रोड में। और टू वे ट्रैफिक मतलब क्या होता है, एक ही रोड में आना भी, आएगा भी आदमी, जाएगा भी, वाहन चलेगा दोनों डायरेक्शन में। जो HMM है वो मूव करेगा, यानी ट्रक डंपर सब चलेगा। ठीक। इसमें एक डायरेक्शन में आने के लिए अलग रोड, जाने के लिए अलग रोड, सेपरेट रोड होता है, बीच में डिवाइडर होता है। तो इस कंडीशन में, तो वन वे ट्रैफिक के कंडीशन में इस हॉल रोड पे जो सबसे वाइडेस्ट डंपर होता है, चलने वाला डंपर का चौड़ाई प्लस 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए हॉल रोड का वेट। और अगर टू वे ट्रैफिक है, मतलब एक ही रोड में आना भी हो रहा है जाना भी हो रहा है डंपर्स का, तो उस कंडीशन में जो सबसे वाइडेस्ट डंपर उस हॉल रोड पे चल रहा है उसका वेट का 3 टाइम्स प्लस 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।
उसके बाद हॉल रोड से रिलेटेड हम लोग को और क्या चीजें याद रखनी चाहिए, एक क्लियर व्यू ऑफ डिस्टेंस होता है। तो क्लियर व्यू ऑफ डिस्टेंस कितना होता है हॉल रोड में, क्लियर व्यू ऑफ डिस्टेंस जहाँ मोड़ पे बनाया जाता है, हर टर्निंग पॉइंट पे कितना डिस्टेंस तक साफ साफ, मोड़ को किस टाइप से बनाया जाए, टर्निंग पॉइंट को किस टाइप से बनाया जाए कि वो एकदम साफ साफ ड्राइवर को दिखे, कितना दूर तक मतलब दिखे, ये पूछा गया क्लियर व्यू ऑफ डिस्टेंस। तो ये जो होता है वो 3 टाइम्स होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस का, 3 टाइम्स ऑफ ब्रेकिंग डिस्टेंस, 3 टाइम्स ऑफ ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है एट 40 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई डंपर 40 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जा रहा है और ब्रेक लगाने पे वो जितना दूरी तय करता है उसका 3 टाइम्स होना चाहिए क्लियर व्यू ऑफ डिस्टेंस। अगर किसी कर्व पे इस क्लियर व्यू ऑफ डिस्टेंस को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, नहीं बना पा रहे, तो उस कर्व पे दो सेपरेट रोड्स बनाना है, उस कर्व पे दो सेपरेट रोड्स बनाना है उस कर्व पे। और उसमें से प्रत्येक कर्व का जो रोड का जो है चौड़ाई, उस कर्व पे हम लोग दो सेपरेट रोड बनाएंगे, दो सेपरेट रोड बनाएंगे उस कर्व पे। और ये हो गया पूरा सेपरेट रोड उस कर्व पॉइंट पे। और उस कंडीशन में वहां उसका जो विड्थ होना चाहिए वो 2W+3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। यानी उस समय जो हॉल रोड पे जो वाइडेस्ट डंपर है उसका चौड़ाई का 2 गुना +3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आप हॉल रोड का ग्रेडियंट भी याद रखिएगा, ग्रेडियंट कितना होना चाहिए, तो 1/16 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 1/16। रैम्प से भी रिलेटेड याद रखिएगा, रैम्प रैम्प का जो ग्रेडियंट होना चाहिए वो 1/10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका जो लेंथ होता है, रैम्प रैम्प का लेंथ जो होता है वो 50 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 50 मीटर। और रैम्प जो है वो हमेशा काउलर माउंटेड मशीनरी के लिए, एचईएमएम के लिए भी यूज के लिए ही यूज किया जाएगा, टायर माउंटेड मशीन का उसमें यूज नहीं किया जाएगा। और एक चीज हम लोग को याद रखना है कि हॉल रोड, जहाँ हॉल रोड ऊंचाई से गुजरता है उससे नीचे गिरने का चांस होता है, वहां पे पूरा हॉल रोड के दोनों साइड में पैरापिट वॉल या इम्बैंकमेंट बनाया जाता है। उस इम्बैंकमेंट का जो टॉप विड्थ जो होता है वो नॉट लेस देन 1 मीटर, 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। और बॉटम विड्थ जो होता है उस पैरापिट वॉल का, बॉटम विड्थ जो होता है वो नॉट लेस देन 2.5 मीटर। और हाइट जो होता है, हाइट कितना होना चाहिए, तो हाइट उस हॉल रोड में जो सबसे बड़ा डंपर चल रहा है उसका टायर के डाया से कम नहीं होना चाहिए, डायमीटर ऑफ डाया ऑफ टायर ऑफ बिगेस्ट डंपर रनिंग ऑन दैट हॉल रोड। तो चलिए ये सारा पॉइंट्स को हम लोग को याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चंस इन पॉइंट से पूछे जाते हैं अक्सर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एनीथिंग और कंडीशन दैट हैज पोटेंशियल टू काउज इंजुरी और डैमेज इज कॉल्ड। ठीक, ऐसी कोई भी चीज या स्थिति जिससे चोट नुकसान या हादसा हो सकता है उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए है हजार्ड, ऑप्शन बी है रिस्क, ऑप्शन सी है डेंजर, ऑप्शन डी है अनसेफ एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हजार्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है एज एन इंचार्ज ऑफ मैगजीन हाउस कॉम्पिटेंट पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर। मैगजीन हाउस के प्रभारी के रूप में जो कॉम्पिटेंट पर्सन है वो किस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ऑप्शन ए रिसिप्ट ऑफ एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव के रिसिप्ट के लिए, ऑप्शन बी स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव के स्टोरेज के लिए, ऑप्शन सी इशू ऑफ एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव इशू करने के लिए, और ऑप्शन डी है ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोसिव। तो मैगजीन हाउस में जो कॉम्पिटेंट पर्सन होता है वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोसिव के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, बाद बाकी सब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल इन एनफो। अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल में अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का जो रेशियो होता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए 91% अमोनियम नाइट्रेट एंड 9% फ्यूल ऑयल, ऑप्शन बी 94% अमोनियम नाइट्रेट और 6% फ्यूल ऑयल, ऑप्शन सी 89% अमोनियम नाइट्रेट और 11% फ्यूल ऑयल, और ऑप्शन डी है 96% अमोनियम नाइट्रेट और 4% फ्यूल ऑयल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 94% अमोनियम नाइट्रेट और 6% फ्यूल ऑयल। ये अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के मिश्रण में अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का परसेंटेज यही होता है 94% और 6%।
इस क्वेश्चन से हम लोग को क्या याद रखना है, जैसे ये क्वेश्चन जो है ना वो रेगुलेशन 193 से रिलेटेड है, जिसमें दिया गया है यूजेज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल दिया गया है। इसमें और चीजें हम लोग को याद रखने की, 2% अगर फ्यूल ऑयल रहता है और 98% अमोनियम नाइट्रेट रहता है, तो उस मिक्सर का जो सेंसिटिव होता है, सेंसिटिवनेस वो सबसे ज्यादा होता है। 5 से 6% फ्यूल ऑयल और 5 से 6% फ्यूल ऑयल और 95 से 94 से 95% अमोनियम नाइट्रेट का जो मिश्रण होता है उसका पावर सबसे ज्यादा होता है। अगर फ्यूल ऑयल का परसेंटेज 10% से कम हो तो वो लोअर सेंसिटिव होता है, सबसे कम उसका सेंसिटिव। 10% से ज्यादा फ्यूल ऑयल मिलाने पर उसका सेंसिटिव घट जाता है। साथ ही साथ ये भी चीज याद रखना, जब अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का हम लोग मिक्सिंग करेंगे तो उसका 15 मीटर के दायरे में कोई भी नेक्ड फायर नहीं जलाया जाएगा, ड्राई लीफ नहीं जमा किया जाएगा, और ऐसा कोई भी काम नहीं किया जाएगा जिसके कारण आग लगने की संभावना हो सकती है। 15 मीटर, ये डेटा याद रखिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट शुड बी द कलर ऑफ कंटेनर यूज फॉर कैरिंग एक्सप्लोसिव इन फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट। तो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में जो कंटेनर एक्सप्लोसिव ले जाने के लिए यूज किया जाता है उस कंटेनर का कलर क्या होता है? फर्स्ट शिफ्ट में ऑप्शन ए है येलो रेड व्हाइट, ऑप्शन बी है रेड येलो व्हाइट, ऑप्शन सी है रेड व्हाइट येलो, और ऑप्शन डी है ब्लैक रेड व्हाइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रेड येलो व्हाइट, यानी पहला शिफ्ट में लाल कलर का बक्सा लेके जाएगा, दूसरा शिफ्ट में पीला कलर का, और तीसरा शिफ्ट में सफेद कलर का। तो इसका आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं, ला पीस, लाल पीला सफेद। इससे आप लोग भूलिएगा नहीं, पहला शिफ्ट में लाल, दूसरा शिफ्ट में पीला, तीसरा शिफ्ट में सफेद, ला पीस। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, ही इज अ कॉम्पिटेंट पर्सन अंडर हुज सुपरविजन प्रिपरेशन ऑफ चार्ज एंड द चार्जिंग एंड स्टेमिंग ऑफ होल सेल बी कैरिड आउट, ही इज रेफर्ड एज। वह एक सक्षम, ये जो है एक सक्षम व्यक्ति है, इसकी देख रेख में जो चार्जिंग और स्टेमिंग का काम किया जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए ओवरमैन, ऑप्शन बी माइनिंग सदर, ऑप्शन सी अंडर मैनेजर, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी शॉर्ट फायरर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शॉर्ट फायरर। शॉर्ट फायरर जो है वो रेगुलेशन 190 से रिलेटेड है। इसमें बताया गया कि शॉर्ट फायरर किसे कहते हैं, उसका शॉर्ट फायरर का डेफिनेशन दिया गया है। इसमें आप लोग एक पॉइंट याद रखिएगा कि क्वालिफिकेशन फॉर शॉर्ट फायरर, शॉर्ट फायरर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए शॉर्ट फायरर के लिए? तो ये अंडरग्राउंड के कंडीशन में और ओपन कास्ट के कंडीशन में, ये याद रखिएगा। अंडरग्राउंड में भी दो तरह का होता है, एक नॉर्मल ब्लास्टिंग होता है, नॉर्मल ब्लास्टिंग, एक होता है सॉलिड ब्लास्टिंग, सॉलिड ब्लास्टिंग, ठीक। और ओपन कास्ट में भी एक नॉर्मल ब्लास्टिंग होता है, नॉर्मल, और एक होता है डीप होल ब्लास्टिंग। तो वहां पे शॉर्ट फायरर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए मिनिमम? तो अंडरग्राउंड में नॉर्मल ब्लास्टिंग में होना चाहिए वही सरदार सर्टिफिकेट प्लस जीटी होना चाहिए, और सॉलिड ब्लास्टिंग में फर्स्ट और सेकंड के लिए सरदार और जीटी चलेगा, लेकिन थर्ड के लिए ओवरमैन, ओवरमैन प्लस जीटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। थर्ड थर्ड डिग्री के माइंस के लिए, थर्ड डिग्री अंडरग्राउंड माइंस में अगर हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग करते हैं तो ओवरमैन प्लस जीटी सर्टिफिकेट होल्डर को भी शॉर्ट फायरर का काम करेगा, और फर्स्ट और सेकंड डिग्री में सरदार और जीटी भी काम, जीटी होल्डर भी शॉर्ट फायरर का काम कर सकता है। ओपन कास्ट में नॉर्मल ब्लास्टिंग में सरदार सर्टिफिकेट होल्डर ही शॉर्ट फायरर का काम करता है, और डीप होल ब्लास्टिंग में ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर शॉर्ट फायरर का काम करता है। तो ये शॉर्ट फायरर का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इसको एकदम दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, इससे भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज यूज टू मेजर एयर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में, अंडरग्राउंड माइंस में दो जगहों के बीच हवा के दबाव को मापने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो मैनोमीटर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी है इंक्लाइनोमीटर, ऑप्शन डी है गेज मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैनोमीटर। मैनोमीटर में जो रीडिंग नापने का जो होता है, एमएमवी, यानी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर के पास जो मैनोमीटर लगाया जाता है, उसमें रीडिंग लेने का काम जो होता है वो एमएमवी अटेंडेंस का होता है। जो रेगुलेशन नंबर 51 से रिलेटेड है, वो मैक्सिमम 1 घंटे के इंटरवल पे हमेशा मैनोमीटर का रीडिंग नोट करेगा।
क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन इज रिकमेंडेड एज स्टेमिंग मटेरियल, स्टेमिंग मटेरियल के रूप में कौन से कॉम्बिनेशन को रिकमेंड किया गया है? ऑप्शन ए 30% क्ले और 70% सैंड होना चाहिए, ऑप्शन बी 70% क्ले और 30% सैंड, ऑप्शन सी 50% क्ले और 50% सैंड, और ऑप्शन डी 40% क्ले और 60% सैंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 70% क्ले और 30% सैंड। जो भी स्टेमिंग मटेरियल बनाएंगे उसमें 70% मिट्टी होना चाहिए और 30% कम से कम बालू होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, उसने पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू पूछा है इन अ सिचुएशन वेयर मोर देन वन शॉट आर टू बी फायर एट द सेम टाइम इन ए बिलो ग्राउंड माइन। तो बिलो ग्राउंड माइन में अगर एक से अधिक होल को एक साथ फायर किया जाता है तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन में दिया है सर्किट shall be tested, circuit shall be tested either for electrical resistance or for continuity। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी के लिए सर्किट को टेस्ट करना चाहिए। द केबल ऑफ द शॉर्ट फायरिंग apparatus shall be connected लास्ट, केबल को सबसे लास्ट में कनेक्ट करना चाहिए शॉर्ट फायरिंग apparatus यानी एक्सप्लोडर से। ऑप्शन सी में बोला ऑल शॉर्ट सेल बी कनेक्टेड इन सीरीज, जब एक से अधिक शॉर्ट होल को आवाज करते तो सबको सीरीज में जोड़ना चाहिए। ऑप्शन डी में बोला है ऑल शॉर्ट सेल बी कनेक्टेड इन पैरेलल, सभी को पैरेलल में जोड़ना चाहिए। तो इसका करेक्ट जो सही फिट नहीं बैठता है इस क्वेश्चन के हिसाब से, जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है एक से अधिक शॉर्ट होल को ब्लास्ट करने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल शॉर्ट सेल बी कनेक्टेड इन पैरेलल। एक से अधिक शॉर्ट होल को ब्लास्ट करने के समय हम लोगों को सभी शॉर्ट होल को पैरेलल में नहीं जोड़ना चाहिए, सबको सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए, कंटिन्यूटी उसका टेस्ट करना चाहिए, ये सब कंडीशन है। कंटिन्यूटी टेस्ट करना चाहिए, शॉर्ट फायरिंग केबल को सबसे लास्ट में एक्सप्लोडर से जोड़ना चाहिए। तो इसमें हम लोग को याद रखना है कि जो इसमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग याद रखेंगे, जैसे कि सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री के माइंस में सिंगल शॉट एक्सप्लोडर और मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से कितना एक शिफ्ट में कितना मैक्सिमम होल ब्लास्ट किए जाते हैं। उस तरह फर्स्ट डिग्री के माइंस में कितना होल ब्लास्ट किए जा सकते हैं और ओपन कास्ट में कितना। तो सेकंड और थर्ड डिग्री के माइंस में सिंगल शॉट एक्सप्लोडर से 40 शॉट होल ब्लास्ट किया जा सकता है एक बार में, और इसमें 80 होगा मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से 80। वही फर्स्ट डिग्री में 50 होगा सिंगल शॉट एक्सप्लोडर से, और मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से होगा 100, और ओपन कास्ट में 60 होगा सिंगल शॉट एक्सप्लोडर से ब्लास्ट कर सकते हैं शॉर्ट होल को, और मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से 120 होल को ब्लास्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें भी आप लोग को याद रखनी। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है एज पर सीएमआर 2017 व्हाट रेडियस इज कंसिडर्ड एज डेंजर जोन ड्यूरिंग ओपन कास्ट ब्लास्टिंग। ओपन कास्ट ब्लास्टिंग के समय कितनी दूरी को डेंजर जोन माना गया है? तो ऑप्शन ए है 300 मीटर, ऑप्शन बी है 500 मीटर, ऑप्शन सी है 200 मीटर, ऑप्शन डी है 400 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 500 मीटर। ये जो क्वेश्चन है वो रेगुलेशन नंबर 196 से रिलेटेड है, जिसमें दिया है टेकिंग शेल्टर बिफोर शॉट फायरिंग। तो ओपन कास्ट में डेंजर जोन ब्लास्टिंग जोन से 500 मीटर के दायरे को डेंजर जोन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि ड्रिल यूज फॉर बोरिंग अ शॉर्ट होल सेल प्रोवाइड एटलीस्ट खाली जगह क्लियरेंस ओवर द डायमीटर ऑफ कार्टिज ऑफ एक्सप्लोसिव। शॉर्ट होल ड्रिल करने के लिए उपयोग की जाने वाली ड्रिल जो होता है, जो एक्सप्लोसिव कार्टूज होता है उसके व्यास से कम कितना क्लियरेंस प्रदान करना चाहिए। जो ड्रिल होल होगा वो उस और एक्सप्लोसिव डालने के बाद, एक्सप्लोसिव कार्टिज डालने के बाद ड्रिल होल और कार्टिज के बीच में कितना जगह बचेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन ए है 0.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 0.3 मीटर, ऑप्शन सी है 0.2 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी है 0.3 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0.3 सेंटीमीटर। यानी हॉल में कार्टिज डालने के बाद कम से कम 0.3 सेंटीमीटर जगह बचना चाहिए, ताकि कार्टिज आसानी से हॉल में चला जाए। नहीं तो क्या होगा, कार्टिज हॉल में जाम हो जाएगा और प्रॉपरली सही प्लेस तक पहुंच नहीं पाएगा। ये क्वेश्चन रेगुलेशन नंबर 192 से रिलेटेड है, जिसमें दिया गया है ड्रिलिंग, चार्जिंग, स्टेमिंग एंड फायरिंग ऑफ शॉर्ट होल्स। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द मेथड ऑफ ड्राइविंग टिम्बर प्लैंक्स ओवरहेड व्हाइल एडवांसिंग इन अ वीक फ्लोर कॉल्ड। जब हम लोग कमजोर फ्लोर वाले जगह पर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, उस समय सिर के ऊपर जो लगड़ी लगाने की तकनीक होता है, जो सपोर्ट लगाते हैं, उस सपोर्ट को क्या बोलते हैं? तो वेजिंग ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्रॉसिंग, ऑप्शन सी है फोर पोलिंग, ऑप्शन डी है इनलार्जिंग।
तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब फ्लोर हमारा वीक रहता है, बहुत नर्म रहता है, तो उसमें तो प्रॉप्स वगैरह लग नहीं सकता है, तो उस कंडीशन में हम लोग करते हैं फ्लोर पोलिंग। उस कंडीशन में किसके द्वारा हम लोग कौन से मेथड के यूज करके सपोर्ट करते हैं? फ्लोर पोलिंग। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि फ्लेम सेफ्टी लैम्प शैल नॉट बी यूज्ड इन एटमॉस्फेयर कंटेनिंग। फ्लेम सेफ्टी लैम्प कौन से वातावरण में यूज नहीं किया जाएगा? जिस वातावरण में मौजूद हो। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी एसिटिलीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एसिटिलीन। आप लोग इसमें और भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि फ्लेम सेफ्टी लैम्प कितना परसेंट ऑक्सीजन रहने पे बुझ जाता है? तो 17%। और 1% ऑक्सीजन अगर घटता है तो फ्लेम सेफ्टी लैम्प का जो लाइट होता है वो 25% घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर अगेंस्ट सरफेस फायर, ऑल surface structure and support within horizontal distance of dash meter from all interested to mine shall be in combustible material। अगर सतही आग के खिलाफ प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में खदान के सभी प्रवेश द्वारों से हॉरिजेंटल कितना दूरी के भीतर जितना भी हम लोग सपोर्ट और संरचनाएं बनाएंगे सब इनकम्बस्टिबल मटेरियल का बनाएंगे। तो इस ऑप्शन ए में पूछा गया 15 मीटर, ऑप्शन बी में दिया गया है 30 मीटर, ऑप्शन सी में 10 मीटर, और ऑप्शन डी में दिया गया है 45 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 मीटर। यानी माइन एंट्रेंस से 10 मीटर तक जितना भी संरचना वगैरह बनाएंगे सब हम लोग इनकम्बस्टिबल मटेरियल का बनाएंगे। और ये क्वेश्चन 153 135 रेगुलेशन से रिलेटेड है, जिसमें दिया गया है सरफेस प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर। ठीक, इसमें हम लोग को इस रेगुलेशन में और एक बात दिया गया है कि माइंस का जो माउथ होता है उसके 15 मीटर के अंदर में हम लोग कोई भी कार्बोनियस मटेरियल वगैरह नहीं रखेंगे जिसमें आग लगने का चांस होता है, लेकिन और जो जिसका 24 घंटे में यूज ना हो। ठीक, और कोयले पर ये नियम लागू नहीं होता, यानी अगर इंक्लाइन के माउथ से कोयला निकला है, खदान से जो कोयला निकला है उसको हम लोग 15 मीटर के अंदर में जमा करके रख सकते हैं। खदान से निकलने वाले कोयले पे ये नियम लागू नहीं होता है 15 मीटर वाला। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, विदाउट डीजीएमएस परमिशन हाउ क्लोज कैन यू वर्क नियर एन अबेंडेंड वाटर लॉग्ड वर्किंग। इसमें पूछा गया है कि डीजीएमएस के परमिशन के बिना आप किसी बंद पड़ी खदान या वाटरलॉग वर्किंग के कितने नजदीक तक आप काम कर सकते हैं, उसके बाद आपको काम रोक देना है और डीजीएमएस से परमिशन लेना है। तो ऑप्शन ए में स्टॉप बिफोर 50 मीटर, ऑप्शन सी स्टॉप बिफोर 60 मीटर, ऑप्शन सी स्टॉप बिफोर 75 मीटर, और ऑप्शन डी स्टॉप बिफोर 100 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टॉप बिफोर 60 मीटर। वाटर लॉक्ड एरिया की तरफ जब हम लोग वर्किंग चलाते हैं तो उसमें भी हम लोग को बहुत सारा प्रिकॉशन लेना पड़ता है, जिसमें से कुछ प्रिकॉशंस आप लोग याद रखिएगा कि जब हम लोग गैलरी चलाएंगे तो उसका हाइट और विड्थ 2.4 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। 2.4 मीटर और 2.4 मीटर का हम लोग गैलरी चलाएंगे। बर्न साइड बोरिंग मशीन से हम लोग ड्रिलिंग करेंगे, हमेशा एडवांस एडवांस बोरहोल करके रखेंगे। 3 मीटर का हमेशा एडवांस बोरहोल करके रखेंगे। तो ये कुछ पॉइंट है जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है और इनको भी आपको साथ में याद रखना है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये डिस्कशन ठीक लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप ज्ञानधारा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।